नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी पत्रकार शिवम विद्यार्थी जी। आप इनके परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों है जिस पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। आज ऐसे ही एक वार्ता हम दोनों साथ में करेंगे और जिसमें कुछ ऐसी विषयों पर हम चर्चा करेंगे जो आप लोगों के जहन में भी उत्पन्न होती है, हमेशा सोचते हैं। हमेशा बात होती है बेरोजगारी की। तो आज मैं ऐसे बेरोजगारों की बात करूंगा कि एक समय में उनके इशारे पर सत्ता के अंदर भूचाल आ जाया करती थी। जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उनके इशारे पर किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री पद से हटाना है और किसको ताजपोशी करनी है, ये सारी चीज़ें जो है एक स्टूडियो से डिसाइड होता था। बेसिकली खबरें मैन्युफैक्चर होती थी। हाँ बिल्कुल, खबरों का जो एक कहा जाए कि वो लोग ऐसे लोग थे कि उनके इशारे से हवा रुख बदल देती थी। अगर वो अपने प्राइम टाइम में कोई झूठ को भी सच्चाई से परोस देते थे तो वो देश की आवाज़ बन जाया करती थी। अच्छा, इस बात से मैं ही नहीं, हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं है ना, वो भी सहमत होंगे कि वाकई में ऐसे लोग तो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आज जब बेरोजगारी की बात होती है तो चरम सीमा पे है बेरोजगारी इनकी। तो बिल्कुल सारे यूट्यूबर बने घूम रहे हैं। हाँ, तो बेरोजगार कौन हुए वो मैं बात करता हूँ। सबसे मजे की बात कि बेरोजगारी कहाँ से शुरू हुई। बेरोजगारी का दौर शुरू होता है किससे? अभिसार शर्मा से। पहला व्यक्ति अभिसार शर्मा। फिर भी मैं थोड़ा सा एक और खुलकर बता दूं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आई। अब मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आई। और बेरोजगार कौन हुआ है? कोई इंटर्न नहीं, कोई कल का लड़का जो मीडिया लाइन में आया है वो बेरोजगार नहीं हुआ। वो 10-15 हज़ार की नौकरी कमा रहा है, कर रहा है और आराम से सुखी जीवन अपना काट रहा है किसी चैनल के साथ। और अगर वो नौकरी नहीं कर पाया ना तो वो कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल या कुछ भी ऐसा करके वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शिवम जी ये उठता है कि जो करोड़ों में खेलते थे, हाँ, शाम को 8 बजे चैंपियन के साथ उनकी शुरुआत होती थी और सुबह 4 होते होते काया कलप हो जाता था। सुबह ब्रेकिंग में क्या चलनी होती थी रात को टेबल पे डिसाइड हो जाता था। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो अभिसार शर्मा सबसे पहला व्यक्ति हुआ जो मीडिया इंडस्ट्री से यूट्यूब इंडस्ट्री में कदम रखा और वो पनौती इतनी तगड़ी हुई कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद अब शिवम जी बताएंगे कौन कौन बेरोजगार हुआ। और मैं सबसे लेटेस्ट बेरोजगार की बात करूंगा इसमें, फिर है ना। बीच में तो अजीत अंजुम है ना, विनोद छपरी से लेके और भी कितने सारे लोग आए है ना। उसकी बीबी, हालांकि पार्किंग वाला सीन की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग आए। एंड में अपने खबीज कुमार जी है ना। नहीं, संदीप चौधरी हाँ, उनके बाद संदीप चौधरी भी हो गए। लेकिन हाँ, तो खबीज कुमार जी बेरोजगार हुए सबसे लास्ट में। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये कौन लोग हैं? ये बेरोजगार ही नहीं है सिर्फ, करोड़ों में खेल के आ गए, मतलब हजारों में। ये उतना ही नहीं है, ये वो लोग हैं जो मोदी को हिटलर बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मोदी सरकार को हिटलर बोलते हैं और हिटलर होता तो हिटलर इनको सुरंग में ले जाके इतना मारता है, भूत बना देता है ना। ये मोदी को हिटलर बोलते हैं। सच्चाई ये है कि एक विशेष वर्ग है जो मोदी को गाली देने वालों को फॉलो करके सुनना चाहता है और ये बस उनको खुश करके अपनी घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। और अगर एक दिन मोदी को गाली ना दें, इनकी दुकान नहीं चलेगी। मोदी को गाली देना तो सुबह शाम मोदी को गाली के देख के क्या कहते हैं? मोदी हिटलर है। हाँ, है ना। नहीं, मोदी को गाली देना कोई गलत नहीं। दो गाली, राजनेता है दो। ये इनको मजा आता है कि अगर भारत की बदनामी हो रही है कहीं से तो ये ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखाएंगे कि जैसे मन्नू जो है चक्रव्यूह तोड़कर आ रहा हो उस तरह से ये प्रस्तुत करते हैं। हमारे मित्र हैं खबर इंडिया वाले केशव मलान, उन्होंने एक बोल लिया था, 1 to 1। एक मुस्लिम लड़का था है ना, बड़ा एकदम बड़ा प्रखर वक्ता नौजवान है। तो पूछते कि भैया आप मोदी सरकार से खुश हैं? कहते हैं हाँ, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। कि तो भाई हाँ क्यों बोल रहे हो? कि नहीं, हम ज़्यादा दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं। तो वो बदतमीजी कर जाते हैं। तो कहते हैं आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो? है साला तो गाली होती है। तो कि नहीं, हम गाली नहीं दे रहे। कि नहीं, तुमने अभी बोला कि अच्छा तो तुम बेरोजगार हो? कि हाँ हम बेरोजगार हैं। कितना पढ़ा लिखे हो?
कि हम 60 से साइंस से 8 साइड पास आउट हैं। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है ना। तो ऐसे लोग तो बेरोजगार हैं और ये सेम पत्रकार हैं। अगर तुम इनके पहले के वीडियो, आज के वीडियो जो ट्विटर पे वायरल भी होते रहते हैं, चाहे अभिसार शर्मा, वहां पे लिखते हैं लोग अभिसार शर्मा रिप्लाइंग टू अभिसार शर्मा, है ना, रवीश कुमार एक्सपोजिंग रवीश कुमार, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। नहीं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजा बहुत आता है इन बेरोजगारों को देख के। भाई एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि कल का लड़का अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाता है मीडिया लाइन में, तो एक समझ में आता है कि भाई इसको अभी ज़रूरत है आगे बढ़ने का। हो सकता है कोई इंटरव्यू हिट कर जाए या इसकी फेस वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि ये जो है आगे इसको बढ़ने का एक मौका मिल जाए। लेकिन ये लोग जिन्होंने समंदर देखा है, आप समझ सकते हो कि जिन्होंने समंदर देखा है वो आज तालाब में मच्छियाँ जो है खोजने का प्रयास कर रहे हो। दूसरी बात, सबसे मज़े की बात कि एक दौर था कि जब टिकटॉक का ज़माना था, मतलब बीजेपी सरकार ने ऐसे कई नाम आए सामने जिनको टिकट दिया, किस लिए? क्योंकि वो टिकटॉक के सोशल मीडिया स्टार थे, मिलियन फॉलोवर्स थे। और एक रात में एक फैसला आया और उसके बाद में वो कहाँ गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे हो सकता है उनके कुछ मिलियन। से मैं एक चीज बोल दूं 5 सेकंड के लिए, जब टिकटॉक बैन हुआ ना, 63 या 68 ऐप बंद हुए थे, मैं एक ऐप और खोज रहा था उसमें, बस आर लगा दो उसके आगे, एनडीटी कि भाई इसको भी बैन करो। नहीं, अब एनडीटीवी को मत बोलो क्योंकि अब वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो मैं कौन सा बाइस हूं, मुझे कौन सा अडानी पैसे दे रहा है। हाँ, तो मजे की बात ये है कि जब ये अपनी तुलना किससे करें? अब तुलना मैं कह रहा हूँ एलवीस यादव इनसे मजबूत है, बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं एलवीस यादव की तो इनसे मजबूत है। कैरी मिनाटी यार, बंदा मनोरंजन के साथ हर वो यूट्यूबर है जिसके पास करोड़ों का ऑडियंस भाई है। मैं कह रहा हूं कि मनोरंजन के साथ वो एंट्री किया, आज वो इनसे अच्छा कमा रहा है और देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये दोनों बंदे। अब जब आपने देश की गद्दारी की बात कर ही दी है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्योंकि ये जितनी भी जमात है ना, ये जो वामपंथियों की जमात कहें या ऐसे कहें, टुकड़े टुकड़े गैंग पे टुकड़ों पलने वाली जो जमात है, अभी भारत ने चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च किया। हाँ, ये सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल। और जितना अमेरिका अगर खर्च करता है विजय जी, उसके 1/4 रुपए में हमने वहां पे लॉन्च किया। आज हम विदेशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और वो पैसा भी जो वहां लगाया हमने, 1 रुपया ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का लगाया हो, जो हमारा इसरो है जो कमाता है उसी पैसे को उपयोग करके उसने किया। कितनी बड़ी सफलता, पूरे विश्व के प्रधानमंत्रियों ने, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनके मुंह से एक जुबान नहीं खुली। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, हाँ, फ्रांस की यात्रा में कैसे कैसे समझौते होते हैं, वहां खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि भैया तुमने ये सारा सिस्टम बना रखा है लेकिन हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने बॉयकॉट किया अमेरिका के चक्कर में आके रशिया का, कि हम तुमसे पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं खरीदेंगे। भुखमरी की कगार पे खड़े इंडिया उनको पेट्रोल, डीजल और गैस सप्लाई कर रहा है, और जबकि रशिया से ही ले रहा है। इंडिया मतलब भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई जाती है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है ना। अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाते हैं और पूरे देश को हम आज पेट्रोलियम सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ हम पूरी दुनिया की तरफ आंखें खोल के खड़े होते थे कि भैया कोई हमें पेट्रोल दे दे। साला हमसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में होता था, ये स्थिति होती थी भारत। इस पे बात नहीं करेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये इनको बस ये ढूंढनी है कि कमी कहाँ मिलेगी। हाँ, फिर कुछ पैसे लगा के, है ना, ये क्या नाम है, राणा यूब वगैरह न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपवा देंगे और उस आर्टिकल से इन सबको रोजगार मिल जाता है कि हाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि मोदी गरीबी को नहीं एक मजे की बात याद आई इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की थी कि भारत भुखमरी की। अब एक बात बताइए शिवम भाई, मैं तो यहाँ वैशाली में रहता हूँ ना, सुनो, वैशाली में मैं रहता हूँ, मेरा नेटिव पैलेस अयोध्या गोंडा है, ठीक है, 2 जगह। मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में एक भी व्यक्ति भुखमरी से नहीं मरा। आप बताओ कि कोई आपके क्षेत्र में, आप बुलंदशहर से हो, मरा कोई? पड़ोसी से खाना मांग के खा लेगा। अगर आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति नहीं मरा, मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति नहीं मिला, हमारे साथ में जो हमारे मीडिया सहयोगी अभय जी हैं उनके क्षेत्र में कोई एक भी नहीं मरा भुखमरी से, तो भैया ये हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाई किसने? और जिसने पब्लिश किसको तूल पकड़ाया, उनसे पूछो उनके गाँव में कितने मर गए। अब दूसरी बात, जो सबसे मेन बात, बलात्कार की वो व्यक्ति बात करते हैं जो खुद बलात्कार के दोषी हैं, अभियोग चल रहा है, ठीक है।
अय्यासी की बात वो करते हैं जो पार्किंग में खुलेआम शुरू हो जाते हैं, वो अय्यासी की कार पार्किंग में वो अय्यासी की बात करते हैं, और वो ये बात करते हैं कि देखो फला जगह ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक इनका ईमान धर्म नहीं है, ईमान धर्म नहीं है, सच्चाई है। हाँ बिल्कुल, ये वो व्यक्ति है जब मोदी जी सामने चरणों में गिर के सलाम ठोक रहे थे, है ना, और अब दिन रात मोदी के खिलाफ लिखने से दुकान चल रही है। अच्छा, मैं एक और आपको इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, हंगर इंडेक्स की आपने बात की, इन्होंने खुशहाल इंडेक्स का नाम लिया, है ना, और कहा कि भैया इंडिया तो बहुत नीचे। इंडिया को तुम सोचो, इन्होंने जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें जिसको रसिया मार रहा है ना, उससे भी नीचे कर दिया है, कि यूक्रेन से भी इंडिया गया गुजरा है हैप्पीनेस में। क्या बात, मतलब ये क्या बकचोदी यार शिवम, कुछ लोग ऐसे हैं ना अपने मीडिया इंडस्ट्री में कि जब वो बोलते हैं तो शर्म को भी एक बार शर्म आ जाती है कि साला मैं इस पे क्या, मतलब वो भी मर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक उल्टा चश्मा करके चलाती है, नाम नहीं लूंगा, सब समझते हैं, लखनऊ की हैं। अच्छा, उन्होंने अभी मणिपुर वाले पे कहा कि भाई ये दुनिया के लिए, विश्व के लिए शर्म करने वाली बात है, और प्रधानमंत्री, मतलब इन लोगों की खबर में अगर प्रधानमंत्री जी का नाम ना आए तो खबर अधूरी है। एक बात समझो, जैसे मोदी तो बुआ की चाचा का अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात, जिस पार्टी से वो पोषित हैं, मुखपत्र हैं जिस पार्टी की, अपने यूपी से ही एक पत्रकार हैं, उल्टा चश्मा, उनका वीडियो लगभग ट्रेंड में जाता है। वीडियो ट्रेंड कौन करवाता है? हम जैसे बेवकूफ, क्योंकि देख लेते हैं और उस पे दो शब्द बेवकूफ क्यों बोल रहे हैं? तो हमारे दर्शक देख रहे हैं। नहीं, वो जो भी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई साहब ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं उनकी सच्चाई। वो जिस पार्टी से पोषित हैं, उसी पार्टी के स्वर्गीय नेताजी एक समय बोले थे बलात्कार के विषय पर कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। भाई साहब, यूपी के अंदर उसके बाद में कितने दुष्कर्म हुए थे, इसकी गिनतियां कम पड़ जाएंगी। और उस पार्टी की ठेकेदार प्रवक्ता मुखपत्र हैं ये भाई साहब, और ये बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है। हाँ, सीधा जो है साहब से बात करती है फोन पे, इनका बीच का टाइप नहीं है, जिनको आधुनिक टोटी चोर लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो नेताजी कहूंगा भाई, वो हमारे यूपी के नेता हैं तो मैं नेताजी ही कहूंगा। तो नेताजी को वो डायरेक्ट फोन करती हैं, बात होता है भाई, और वो जब ज्ञान देती हैं बलात्कार पे, तब शर्म को भी शर्म आती है कि भाई साहब ये क्या बोल रही है। हाँ, तो शिवम भाई, कुछ लोग ऐसे इस मीडिया जगत में हैं। अच्छा, और बताऊं, रवीश कुमार जी का तो रुतबा ही अलग है। जब एनडीटीवी में थे तो इन्होंने एक रिपोर्ट की थी 2014 से पहले पाकिस्तानी हिंदुओं पे कि भाई बहुत बुरी दशा है, बहुत दयनीय दशा में है। वहाँ राजस्थान वाला जो कैंप था उसका इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। कुछ समय बाद अपने ही खबरिया का एनकाउंटर कर दिए भाई, अपनी ही खबर को एनकाउंटर कर दिए। ये वीडियो जो वायरल होते हैं ना, रवीश कुमार एक्सपोजिंग रवीश कुमार, हाँ? वो क्यों होते हैं? क्योंकि भैया ये अब स्टैंड ही नहीं है। एटलीस्ट सुदर्शन न्यूज हो गया या होल्ट न्यूज हो गया, इनका स्टैंड तो है। मैं जुबैर की इस बात में वाहवाही नहीं करना चाहूंगा, साला डिजिटल आतंकवादी है, लेकिन कम से कम उसका स्टैंड तो लोगों को पता है कि हाँ, क्लियर है, वो क्लियर है, उसका स्टैंड तो पता है कि राइट विंग। अरे वो लेफ्टिस्ट नहीं, वो जिहाद, सुनो, लेफ्टिस्ट नहीं है, वो जिहादी है। लेफ्टिस्ट जो है, एथिस्ट होते हैं, उनको किसी भी धर्म और मजहब समुदाय से कोई मतलब नहीं है। वो अपना इस्लामिक एजेंडा लेके चल रहा है, वो प्योर जिहादी है ना। लेकिन उसका स्टैंड क्लियर है, कहने का मतलब मेरे इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, इनका स्टैंड क्लियर नहीं। ये अगर 2014 से पहले देखोगे तो सरकार के साथ थे, 2000 बाद के देखोगे तो सरकार के खिलाफ हैं, है ना। अबे तुम स्टैंड तो क्लियर रखो अपना। एक समय जब था तो प्रधानमंत्री की तारीफें करते करते थकते नहीं थे, अब का समय प्रधानमंत्री की बुराई करते नहीं थकते। भाई चुनाव आ रहा है 2024 का, अभी देखना ये जितने झोला छाप यूट्यूबर्स बने हैं ना, बड़े बड़े जो बड़े बड़े थे समुद्र छोड़ के और यूट्यूबर्स बने हैं, ये आपके शहर में जाएंगे और ये आपसे कौन जाति हो पूछेंगे भाई साहब। तो बता देना आप लोग किस जाति के हो, आप खुद ही बता देना इनको। अजीत अंजुम जी का पूछ लो। हाँ, अजीत जी लगाते हो यार, अरे वो जी लगाने के लायक है? ये एक बात बताओ, अजीत अंजुम जी लगाने के लायक है? एक तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कांक कांक के ऐसे हुमुक हुमुक के बोलता है, जैसे लगता है बवासीर है भाई। सच में बता रहा हूँ, उसको देख के ऐसा लगता है, उसका फेस रीड करो तो ऐसा लगता है कि बवासीर है। उसके बोलता है ना तो वो बचा के कि भाई पीछे दर्द ना हो, बिल्कुल दबा के एकदम बोलता है। तो भाई ऐसे लोगों से ये वो आदमी है अभी हिमंता विश्व। ये देखो शिवम भाई क्या कह रहे हैं उसके मुंह में बवासीर है यार। ये चीज गलत है यार।
अभी हिमंता विश्व शर्मा ने ये बोल दिया था बराक हुसैन ओबामा हमें ज्ञान ना दें, इतने पे तो कह रहा था माय डियर फ्रेंड ओबामा। अच्छा, हाँ, जैसे इसकी चाचा का लौंडा है ओबामा, ऐसे मतलब ऐसे लिखा था। नहीं कुछ और रिश्ता होगा, माय डियर कुछ और रिश्ता होगा। माय डियर फ्रेंड ओबामा है, उनको बराक हुसैन ओबामा बोलना उनको अपमान करना है। ये इनकी खबरों का स्टैंडर्ड। अच्छा, जबकि आपको बताऊं, ये जो भारत है ना, भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या माननीय सांसद और विधायक भी एक बार हो गए तो एक इज्जत से आपको पेश आते हैं लोग, और उसके बाद आपको जिंदगी भर के लिए पेंशन और सुरक्षा मिल जाती है। और भैया और जो बराक और जो बराक ओबामा ने कमेंट किया ना भाई साहब, उस देश के अंदर उनकी इज्जत कुत्ते जैसी है, पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, जाकर देख लो जाके, उनका पूरा परिवार करता है। तो भाई साहब कुछ लोग कहेंगे ये उनका बड़प्पन है, बड़प्पन है। हमारे यहाँ लौंडा पंचायत चुनाव जीत जाए, फॉर्च्यूनर से नीचे ना उतरे, और एक बार जीत जाए तो हमेशा के लिए हो गया वो लेसन। वो हमेशा प्रधान जी, भैया वो 7 पुस्त प्रधान जी के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो बराक ओबामा को इतना सीरियस मत लो, ये वामपंथी लेते हैं, इनको लेने दो। और ये इनका काम ही वही है कि जिससे देश के अंदर अखंडता हो, स्थिरता हो, और तोड़फोड़ मारकाट हो, आगजनी हो, और इनको टीआरपी मिले, ये वही काम करते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन, आपने देखा पहलवानों का आंदोलन, ऐसे तमाम चीज़ें अभी 2024 तक आती रहेंगी। धैर्य बना कर रखिए और मनोरंजन लेते रहिए। इन लोगों की कुटाई हम दोनों भाई करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।